आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड PbBr2। अच्छा, बात हो रही है मोल्टन की। अगर लेड ब्रोमाइड मोल्टन है तो इसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से लेड ब्रोमाइड जो है वो मेल्ट होगी। तो ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर मोल्टन लेड ब्रोमाइड डाल देते हैं। अब मोल्टन लेड ब्रोमाइड है तो इसके अंदर आइंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, Pb पॉजिटिव 2 आइन होगा और Br नेगेटिव आइंस होंगे। चूंकि देखिए ये मोल्टन है, इसमें वाटर तो है नहीं, तो सबस्क्रिप्ट में हम A क्यों नहीं लिख रहे, L लिख रहे हैं। आल्सो यहाँ पर हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन OH नेगेटिव आइंस नहीं होंगे। रीज़न यही है कि ये एक्वस सोल्यूशन नहीं है, ये लेड ब्रोमाइड मोल्टन है। हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ग्रे वाला हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ग्रीन वाला हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो ग्रे वाला इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि Br नेगेटिव जो है वो ग्रे वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। चूंकि एन आइन जो है वो ग्रे वाले की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ग्रे वाला एनोड है। हमने टर्म पढ़ी थी नैनो, N फॉर नेगेटिव, AN फॉर एनोड और O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि नेगेटिव एनोड की तरफ मूव करेगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अगर ग्रीन वाले इलेक्ट्रोड को देखें तो ये नेगेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव आइंस को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब Pb पॉजिटिव 2 जो है वो ग्रीन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन करेगा। चूंकि ग्रीन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ कैटाइन मूव ऑन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन वाला जो है वो कैथोड है। आल्सो हमने एक टर्म पढ़ी थी रेड कैट, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड, तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन होगी। अगेन इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोलाइट में आइंस कौन कौन से होंगे। अब देखें, चूंकि मोल्टन है तो इसके अंदर सिर्फ Pb पॉजिटिव 2 होगा और हम सबस्क्रिप्ट में L लिखेंगे, और हमारे पास Br नेगेटिव होंगे, इसके भी सबस्क्रिप्ट में हम L लिखेंगे। अब देखिए AQ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन नहीं है तो इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन आइन होंगे ना हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आइंस होंगे। अब हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड क्या होगा। तो हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस का कि हमेशा OH नेगेटिव एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड हेलाइड है तो हेलाइड आइन ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर देखें OH नेगेटिव तो है ही नहीं, सिर्फ Br नेगेटिव है, तो यानी कि कंसंट्रेटेड हेलाइड है तो Br नेगेटिव ब्रोमाइड आइन ही ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2Br नेगेटिव Br2 गैस बना देगा, +2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो Br2 है ब्रोमीन गैस है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो हम ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि रेड ब्राउन फ्यूम हमें नजर आएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि ब्रोमीन तो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में, ये गैस क्या है। तो देखिए टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर हाई है, क्योंकि लेड ब्रोमाइड को मोल्टन हमने किया हुआ है। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये जो ब्रोमीन लिक्विड है ये ब्रोमीन वेपर्स में टर्न हो जाती है, इसलिए हमें रेड ब्राउन फ्यूम नजर आते हैं, लिक्विड नजर नहीं आता। अगेन हाई टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि लेड ब्रोमाइड जो है, जो आयनिक कंपाउंड है, उसको हमने मेल्ट करना होता है, इसलिए टेम्परेचर हाई होता है। आगे हम चलते हैं रिएक्शन एट कैथोड। हमने पढ़ा है रेड कैट, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड, तो कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन होगी। अब रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन जो है वो रिड्यूस होता है कैथोड पे। अब देखिए कैटाइन है ही एक हमारे पास Pb पॉजिटिव 2 है, तो यही जाके रिड्यूस होगा, दूसरा कैटाइन है ही नहीं कि हम कंपैरिजन कर सके कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो Pb पॉजिटिव 2 रिड्यूस होगा, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Pb पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो Pb लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि Pb यानी कि लेड लिक्विड हमने यहाँ पर शो किया है, तो ये लिक्विड क्यों है। तो क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो लेड जो है वो मेल्ट हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिक्विड लिखा है, सॉलिड नहीं लिखा।
आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 देखते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम मेल्ट क्यों कर रहे हैं। मेल्ट के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो कास्ट ज़्यादा आएगी। उसकी रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है। जब वो सॉल्युबल नहीं है तो वो आयंस नहीं बनाएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या हमें एक ही मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हम कोई और सॉल्ट यूज़ कर लेते हैं, वो तो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। तो बिल्कुल दुरुस्त, हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। लेट्स से देखते हैं, अगर हमारे पास बीकर है, उसके अंदर हमने लिक्विड डाला, उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम नाइट्रेट को डिज़ोल्व कर दिया। अब कौन कौन से कैटाइन प्रोड्यूस होंगे, तो हमारे पास एल्यूमिनियम आयन होंगे Al+3 और हमारे पास हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव होंगे, राइट। अब देखें, हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन कैथोड पे रिड्यूस होंगे, और हमने चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी तो मैंने आपको बताया था कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ये हमेशा रिड्यूस होंगे अगर ये प्रेजेंट है। चूंकि ये तो प्रेजेंट नहीं है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन जो है रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। हमें तो चाहिए था Al+3 चाहिए था कि वो Al में एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम को हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें। तो हमारा मकसद ही पूरा नहीं होता, हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर हम उसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, एल्यूमिनियम तो रिड्यूस होगा नहीं। इसलिए हम एल्यूमिनियम के सॉल्युबल कंपाउंड को भी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एल्यूमिनियम को हम बुगजाइट जो और है एल्यूमिनियम का, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास बुगजाइट जो है और ऑफ एल्यूमिनियम, वो एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और किसे हम कहते हैं, तो और जो होता है वो मेटल इनरिच्ड मिनरल्स होते हैं। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए हम इसके अंदर कैरोलाइट Na3AlF6 ऐड करते हैं, ताकि इस इम्प्योरिटी की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, हमें एनर्जी कम यूज करनी पड़े, कॉस्ट कम हो। अब देखें कितना हाई होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट, तो ये होता है अबव 2000 डिग्री सेल्सियस। जब हम कैरोलाइट डालेंगे तो कितना डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तकरीबन आ जाता है हमारे पास अराउंड 950 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ज्यादा जो है, ऑलमोस्ट हाफ जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो सिंपली हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कैरोलाइट डालते हैं ताकि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो सके। अच्छा, इन एक्चुअल क्या हो रहा होता है, देखिए लेट्स से हमारे पास बीकर है, तो एक्चुअल में ये होता है कि हम कैरोलाइट को मेल्ट करते हैं। हम किसको मेल्ट करते हैं, कैरोलाइट को। तो मोल्टन कैरोलाइट होता है, इसके अंदर हम डाल देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, सॉलिड को। तो ये कैरोलाइट में जब जाता है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होके ये आयन बनाता है Al+3 O-2। ना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, ना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, ये मोल्टन कैरोलाइट में डिसॉल्व हुआ है। यही रीजन है कि हमने इनके आयंस की सबस्क्रिप्ट में भी L लिखा है, लिक्विड, AQ एक्वस नहीं लिखा। अब आपको पता चल गया होगा कि इन एक्चुअलिटी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट नहीं करवा रहे होते हैं, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करवा रहे होते हैं मोल्टन कैरोलाइट में। तो हम लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन मोल्टन कैरोलाइट। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम मेटल है ये काफ़ी लाइट मेटल होता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एरोप्लेन के पार्ट्स बनाते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं हम, तो इसकी हमें लार्ज अमाउंट चाहिए होती है। यही रीज़न है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो लार्ज रेंज में की जाती है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम जो है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कुछ ऐसा सेटअप किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखें पावर सप्लाई शो हो रहा है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, देखें इनर लाइनिंग जो है टैंक की उसके साथ कनेक्ट हुआ है। क्योंकि ये इनर लाइनिंग जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुई है, तो ये पॉजिटिव कैटाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो हम लिख सकते हैं स्टील टैंक हैविंग इनर लाइनिंग ऑफ ग्रेफाइट एज कैथोड। तो ये इनर लाइनिंग किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है, और ये एज अ कैथोड एक्ट कर रही होती है। अब पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो देखें, ये डिप हुए हुए हैं सब्सटेंसेस, इसके साथ कनेक्ट हुआ है, राइट। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये नेगेटिव आयंस को, यानी कि एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एनोड।
तो हम लिख सकते हैं ग्रेफाइट एनोड इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन Al2O3। ये सब्सटेंसेस किसके बने हुए हैं? ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं और ये एनोड जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो एनोड शो किए हैं, तो ये मल्टीपल एनोड होते हैं, दो नहीं होते, दो से ज्यादा एनोड होते हैं, डिप हुए होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो सके और ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सके। अगर आप फिगर को गौर से देखेंगे तो ये जो स्काई ब्लू मेंशन हुआ है ये हमारे पास मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब हम देखते हैं कि एनोड पे क्या होगा। तो हमने नैनो पढ़ा था, एन फॉर नेगेटिव, ए एन फॉर एनोड और ओ फॉर ऑक्सीडेशन। नेगेटिव एनोड की तरफ मूव ऑन करेंगी आयन और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। तो एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। अब आयंस कौन से हैं? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al पॉजिटिव 3 आयंस होंगे और O नेगेटिव 2 आयंस होंगे। तो एनाइंस हैं ही हमारे पास, O नेगेटिव 2 हैं, तो ये ही जाके ऑक्सीडाइज होंगे। तो हम लिख सकते हैं 2O नेगेटिव 2 ये ऑक्सीजन गैस बनाएगा, प्लस हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप फिगर को गौर से देखेंगे तो होगा क्या? ऑक्सीजन गैस एनोड जो कि ग्रेफाइट यानी कि कार्बन के बने हुए हैं उनके साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अब देखें, ऑक्साइड जाते हैं एनोड के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। रीजन क्या है इस रिएक्शन की? क्यों रिएक्ट कर रहे हैं वो एनोड के साथ? तो रीजन हाई टेम्परेचर की है। हाई टेम्परेचर की वजह से ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्योंकि एनोड वाला ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो एनोड यूज्ड अप हो रहा है, राइट। जब ये यूज्ड अप हो रहा है तो आफ्टर सम टाइम इंडस्ट्री में इसे क्या करना पड़ता है? रिप्लेस। तो इंडस्ट्री में पीरियोडिकली इसे क्या करते हैं? एनोड को रिप्लेस करते हैं। जब वो न्यू लगाते हैं तो उन्हें पता होता है कि कितना टाइम गुजर गया, तो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ये एनोड को रिप्लेस करते रहते हैं ताकि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यूस रहे, वो रुके ना। अच्छा, बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। तो हमने रेड कैट पढ़ा था, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन होगी। चूंकि हमारे पास कैटाइन जो है वो सिर्फ एक एल्यूमिनियम है कैटाइन, तो एल्यूमिनियम ही रिड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं Al पॉजिटिव 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एल्यूमिनियम बनाएगा जो कि लिक्विड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एल्यूमिनियम लिक्विड क्यों है, वो तो सॉलिड होना चाहिए। तो रीजन सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो एल्यूमिनियम जो है वो मेल्ट कर जाता है। फिगर को अगर आप गौर से देखेंगे तो एल्यूमिनियम आयन ब्लैक कैथोड के साथ जो लाइनिंग है उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एल्यूमिनियम बना रहे हैं। और देखिए ये जो एल्यूमिनियम मेल्ट हुआ बन रहा है ये बिल्कुल नीचे से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे एल्यूमिनियम बनता जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे से रिमूव करते रहते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्टॉप नहीं होता। होप सो आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की समझ आ गई होगी। आगे हम इसका एग्जाम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2C पेपर 4-1 अक्टूबर नवंबर 2023 IGCSE का है। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्योरिफाइड ओर एज शोन इन फिगर 2.1। पार्ट 1 है नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमें पता है एल्यूमिनियम का ओर क्या है? बुक्साइट। तो हम लिख सकते हैं बुक्साइट। पार्ट 2 है the electrolyte contain aluminum oxide and one other substance. Name the other substance and explain why it is used. तो हमने पढ़ा कि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डायरेक्टली मेल्ट नहीं करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का उसका अराउंड 2000, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कास्ट रिक्वायर होती है। इंस्टेड हम उसे क्या करते हैं? हम उसे मोल्टन कैरोलाइट के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। जब मोल्टन कैरोलाइट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, अराउंड 290 होता है। इसकी वजह से हमें कास्ट जो है वो कम पड़ती है। तो हम कौन सा दूसरा सब्सटेंस यूज़ करते हैं? कैरोलाइट। रीज़न क्या है? ताकि मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो इजीली जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। पार्ट 3 है हमारे पास, राइट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट कैथोड। तो हमने कैथोड की आयनिक हाफ इक्वेशन बतानी है। तो कैथोड पे क्या आएगी? कैटाइन आएंगे। इसमें एक ही कैटाइन एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या होगा कैथोड पे? रेड कैट हमने पढ़ा था, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड। तो एल्यूमिनियम की रिडक्शन होगी। तो हम लिख सकते हैं Al पॉजिटिव 3 लिक्विड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, Al बना देगा लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड क्यों लिखा है? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। पार्ट 4 है एक्सप्लेन व्हाई एनोड नीड फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। तो हमने पढ़ा था कि
ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है गैस, वो एनोड के पास जाती है जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है यानी कार्बन का बना हुआ है। वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। रीज़न क्या थी रिएक्शन की? रीज़न ये थी कि टेम्परेचर हाई होता है तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाता है। अब एनोड क्यों रिप्लेस होता है? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हुए, तो वो यूज्ड अप होता जा रहा है। इसलिए एनोड की फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट नीड होती है। तो हम रीज़न लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट एनोड रिएक्ट विद ग्रेफाइट एनोड। होप सो आपको ये एग्जाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेटल के साथ कोट कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अब मेटल कौन कौन से कोट कर सकते हैं? तो काफ़ी मेटल हैं जिन्हें हम कोट कर सकते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर वगैरह हो गए। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास यूटेंसिल, स्पून्स होगी, स्पोर्ट शील्ड्स होगी, जैसे गोल्ड मेडल होते हैं उन्हें अक्सर कोट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है। तो हम एक बीकर ले लेंगे, बीकर के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से आयंस होंगे? तो हमें पता है Cu+2 होंगे, उसके बाद सल्फेट के आयंस होंगे। चूँकि एक्वस है तो इसके अंदर वाटर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो इसमें H+ और OH- आयंस भी होंगे। फिर इलेक्ट्रोड्स हम ले लेंगे, एक तो वो मेटल होगा इलेक्ट्रोड जिसको कोट करना है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो एज अ इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा जिस पर कोटिंग करनी है। इन दोनों को हम थ्रू एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर देंगे। ये ब्लू वाला हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ग्रे वाला हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखें, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ नेगेटिव आयंस यानी कि सल्फेट और OH आयन मूव करेंगे। चूँकि इसकी तरफ एनाइन मूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास एनोड होगा। और हमने नैनो टर्म पढ़ी थी, N फॉर नेगेटिव, AN फॉर एनोड और O फॉर ऑक्सीडेशन। नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करेंगे और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अब ये जो स्पून है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ पॉजिटिव आयंस यानी कि कॉपर और हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे। चूँकि स्पून की तरफ कैटाइंस मूव कर रहे हैं तो स्पून क्या है? कैथोड। और हमने रेड कैट पढ़ा था, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। ये ओवरऑल सेटअप है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन एक्चुअल होती कैसे है। तो रिएक्शन एट एनोड देखते हैं। हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस का कि अगर मेटल इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट में डिप है तो वही मेटल जो है, एनोड जो है, वो ऑक्सीडाइज होगा। इलेक्ट्रोलाइट के एनाइन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो ये जो एनोड है ये कॉपर से बना हुआ है। चूंकि ये कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में डिप है तो ये कॉपर यानी कि एनोड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हम लिख सकते हैं कॉपर सॉलिड, कॉपर +2 एक्वस आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड जो है वो क्या होता जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन होती है। हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस होंगे। चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज हमने नहीं पढ़ी तो मैंने कहा था अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम हो तो ये लेस रिएक्टिव हैं तो ये रिड्यूस होंगे, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा। चूंकि कॉपर आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो ये कॉपर आयंस जो हैं ये रिड्यूस होंगे। तो हम लिख सकते हैं Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर बनाएगा। अब देखिए ये जो कॉपर बन रहा है ये सॉलिड है, ये जाके स्पून पे डिपॉजिट होता जाएगा और स्पून जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगी, यानी कि उस पर कॉपर मेटल की कोटिंग आ जाएगी। अब अगर आप फिगर को गौर से देखें, अगेन हम देखते हैं कॉपर क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कॉपर Cu+2 आयंस बना रहा है। अब जब ये Cu+2 आयंस एनोड बना रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो देखें कॉपर छोटा हो गया। अब देखें स्पून पे क्या होगा? स्पून पे कॉपर आयंस आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर आयंस रिड्यूस होंगे, वो कॉपर सॉलिड बनाएगा और वो डिपॉजिट होता जाएगा। फिगर को गौर से देखें, सिर्फ वही वाला हिस्सा इलेक्ट्रोप्लेट हुआ है जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप था। जो हिस्सा डिप नहीं था वहां तक तो कॉपर आयंस पहुंच नहीं सकते, इसलिए वो इलेक्ट्रोप्लेट नहीं हुआ, सिर्फ डिप्ड हिस्सा इलेक्ट्रोप्लेट हुआ है। तो यूं हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। सबसे पहले देखें, एनोड जो है वो वही मेटल होगा जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहां पर हमने कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है तो एनोड क्या है? कॉपर है। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन सेम मेटल आयन। देखें यहां पर एनोड किसका बना हुआ था? कॉपर का। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है? कॉपर
कॉपर आयंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने गोल्ड प्लेटिंग करनी है तो एनोड क्या होगा, गोल्ड मेटल का बना होगा और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर गोल्ड आयंस होंगे। थर्ड चीज, जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हम एज अ कैथोड लेंगे। ये कंडीशंस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इनको मस्ट अप्लाई करना है। आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम प्रोटेक्शन, रस्टिंग या कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। अच्छा, अक्सर एग्जामिनर ना इलेक्ट्रोलिसिस की भी एप्लीकेशन पूछ लेता है। तो अभी हमने डिस्कस जो किया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ये एक एप्लीकेशन है। आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन है। एग्जामिनर पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। तो होप सो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आ गया होगा कि ये क्या है, कैसे होता है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम क्वेश्चन करेंगे ताकि ये जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े इन पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.